चेंज मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जब उनको ओडी की नीड होती है तो वो कहते हैं यार किसी बंदे को पकड़ा जाए। चेंज मैनेजमेंट के अंदर आपका क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि एमबीओ को इंट्रोड्यूस कराएं, केपीआईज को इंट्रोड्यूस कराएं। उनको ये नहीं पता होता कि केपीआईज क्या होती हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे थे और अब जो बिज़नेस के हालात हैं वो डिफरेंट हैं। एक परचेज नहीं ढलेंगे, एक इनवर्ट नहीं होगा तो उसका आउटवर्ट भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग प्लान्स के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, और दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें आप ओडी को लेके भी नोट करते हैं। कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में आना जाना और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करना, ऑर्गेनाइजेशन का रुक जाना, कल्चर इसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये कल्चर बनाता कौन है। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है ज़ीशान अली को। ज़ीशान अली से मिलते हैं जो कि ग्रुप हेड एचआर हैं एक बहुत बड़े इदारे के साथ। आइए जानते हैं ज़ीशान अली का एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद मिल के, और काफ़ी फॉलोअप करने पड़े वैसे मुझे तुम्हारे साथ। सॉरी इस चीज़ का, क्योंकि रूटीन ऐसी I know, बिजी I can रहती है तो इस वजह से बस। नहीं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे, आई एम सुपर एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज टॉपिक ही बड़ा ज़बरदस्त है। कल्चर एंड ओडी के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। यू आर वर्किंग एज ए ग्रुप हेड एचआर, एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ आप काम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े सालों का आप एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट इट ज़ीशान, कि कल्चर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए जी, हर ऑर्गेनाइजेशन ना अपने एक कल्चर पे चल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले वो कहाँ से ग्रो कर रही होती है। पहले स्मॉल साइज़ जो मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका कल्चर कुछ किसी और तरीके से डेवलप हुआ होता है। अच्छा, व्हाट दे थिंक कि उनका जो कल्चर होता है कि वो अपने कल्चर्स पे चल रहे होते हैं। जैसे हम छोटी छोटी एफएमसीजीज़ पे ले जाएं, वो छोटी छोटी एफएमसीजी एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस पे चल रही होती है। एक आईटी सेक्टर है, वो कभी कॉल सेंटर से शुरू करता है, कॉल सेंटर से लेके या फिर वो छोटे से सेटअप्स पे शुरू करता है। उनका एक अपना एक कल्चर होता है। अच्छा, वो उनके कल्चर्स पे क्या है कि उनकी कोई विजन नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता। वो एक अपना स्टार्टअप जब स्टार्ट लेते हैं तो विदाउट विजन मिशन उनका सिर्फ ये होता है कि यार हमने सिर्फ पैसे को अर्न करना है। तो अच्छा, तो वहाँ पे जो कल्चर है वो डेवलप एक ऑनर होता है, जो वन मैन शो होता है ना, वो अपना ही कल्चर को डेवलप करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है। वो स्टॉप कहाँ पे हो जाती है? उसके पास ना स्ट्रेटजी है, ना उसके पास विजन है, ना उसके पास मिशन है, ना उसकी कोई अपनी वैल्यूज़ हैं। वो अपने कल्चर पे चल रहे होते हैं। वो ना उनके पास कोई पीएम का प्लेटफॉर्म है, ना एचआर का प्लेटफॉर्म है। वो वहाँ पे एक टाइम पर आके वो ऑर्गेनाइजेशन रुक जाती है। तो वहाँ पे उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनको एचआर की ज़रूरत पड़ जाती है एक टाइम पे आगे कि यार हम कहाँ पे रुके, हमें कहाँ पे आगे जाना चाहिए। और फिर वो कॉल जिसे हम कहते हैं कि नीड फॉर चेंज मैनेजमेंट। अच्छा, जब उनको नीड एनालाइज होता है कि हमें कुछ चेंज चाहिए और हम रुके क्यों हुए हैं, हमारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा, हम अपना इनपुट भी दे रहे हैं, हमारा आरआईओ कहाँ जा रहा है, वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है कि अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाने वालों की। जो जहाँ पे हम आजकल, हसन आप भी, मैं भी, हम लोग हर चीज़ को छोड़ के अब जॉब्स को के साथ साथ अपनी कंसल्टेंसीज को भी रेगुलरिटी दे रहे हैं कि अपनी सर्विसेज को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे उनको नीड जब राइज होती है कि हमें चेंज चाहिए, वहाँ पे हम क्या है, उनको ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। चेंज मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट।
अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है जी कि जब उनको ओडी की नीड होती है तो वो कहते हैं यार किसी बंदे को पकड़ा जाए। मिसाल के तौर पे जब लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो कासिम अली शाह साहब को बुलाते हैं कि यार हमें एक मोटिवेशनल स्पीच चाहिए कि हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन में आए, एक मोटिवेशन दे के जाएँ। अच्छा, उस मोटिवेशन से स्टार्टअप हो जाता है, लेकिन वो एक स्पीच है। कासिम अली शाह साहब की एक स्पीच से मोटिवेशन तो मिल जाती है, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं आती है। अच्छा, उस रेगुलरिटी में क्या है कि जब एचआर हमारे पास, जब एचआर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। द पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड। उसमें क्या होता है कि एक बंदा उनका मैट्रिक पास बंदा होता है और वो 25 साल से वहाँ पे काम कर रहा होता है और अब वो उसको उन्होंने जीएम बना दिया होता है, वो जीएम ऑपरेशंस बन गया होता है। तो जब एचआर आके देखते हैं कि यार एक बंदे की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जीएम ऑपरेशंस बने, और आपने उसे अकाउंट्स का जीएम हेड बनाया हुआ है, हेड ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंस बनाया हुआ है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, वो पुराने खातों से चलता 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 सिर्फ अभी एक्सेल तक है। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट में हम किन चीज़ों को ले लेंगे? चेंज मैनेजमेंट के अंदर आपका क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है, पुरानी ओल्ड टू न्यू, ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन। जैसे हम एंड्रॉयड के न्यू वर्जन्स पे जाते हैं, आईफोन के न्यू वर्जन्स पे जाते हैं, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन न्यू वर्जन पे जाना होता है। जब कोई भी कंसल्टेंट इंटरवीन करता है ओडी का, तो उसकी शुरुआत क्या होती है कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की कमियां हैं जिनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन रुकी हुई है। गैप एनालिसिस गैप एनालिसिस है वो, एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट है। वो गैप एनालिसिस जब करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है, जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल लेवल पे चेंजेस आती हैं, जिसके ऊपर आपकी एसओपीज़ बनती हैं, एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज़, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आती है। ऐसा ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अभी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई हुई हैं, वो क्या करती हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सिर्फ ये देखती हैं, फेवरिज्म के ऊपर देखती हैं, ये अच्छा है इसका इतना लगा दो, ये अच्छा है इससे इतना लगा। हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि एमबीओ को इंट्रोड्यूस कराएं, केपीआईज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। उनको ये नहीं पता होता कि केपीआईज़ क्या होती हैं। तो क्या इस चेंज के अंदर ये होता है कि एक तो एम्प्लॉय रेजिस्टेंस हद की एम्प्लॉय रेजिस्टेंस आती है। अच्छा, जो एम्प्लॉय रेजिस्टेंस हद की आती है ना, जब आप गैप एनालिसिस में आप देखेंगे कि इसमें भी डिफरेंट प्रोसेस हैं। आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, डिपार्टमेंटल एनालिसिस है, और फिर जब एम्प्लॉय एनालिसिस है, एम्प्लॉय एनालिसिस में आके सबसे ज़्यादा एचआर कंसल्टेंट्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी रेजिस्टेंस होती है। Agreed. वो कहते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर क्यों बना रहे वो हैं? तो कहते हैं यार आप बाहर से आए हैं, आपको क्या पता, हम तो इतने साल से यहाँ बैठे हुए हैं। इतने साल से। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि इवन के अटेंडेंस मैनेजमेंट, जब चेंज मैनेजमेंट के बाद आप अटेंडेंस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हो, उससे बायोमेट्रिक के साथ इम्प्लीमेंट करते हो, इंटर रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी को जब आप इम्प्लीमेंट करने करते हो, कहते हो कि यार हम क्यों आगे टाइम लगाएं। उसकी वजह क्या है कि हर चीज़ को जब हम सीक्वेंस से लेके चलेंगे तो तभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना शुरू बिल्कुल सही। अच्छा निशान, वो लाइक टू नो अबाउट इट कि देखो अब रेजिस्टेंस आ गई, हमें पता चल रहा है यार कि एम्प्लॉयज़ न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? किस तरह से जो हमारे जो प्लान्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च करना चाहिए ताकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक्सेप्ट करें? अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि ट्रेनिंग्स। अच्छा, जब आप एक प्लान इम्प्लीमेंट अभी नहीं होता है, अब जब आप स्ट्रैटेजिक एचआर पेपर बनता है। अच्छा, नॉर्मली जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं वो फाइनली इंटरव्यूज़, फेस टू फेस इंटरव्यूज़, उसके बाद डिफरेंट Awareness प्रोसेस, sessions अवेयरनेस रखते हैं, सेशन से लेके कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले को आपको जो सपोर्ट होनी चाहिए ना, आपकी बोर्ड की होनी चाहिए। जिस बोर्ड के साथ आप काम करें, अगर बोर्ड मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे एचआर कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट को नहीं लेके आ सकता। जब बोर्ड आपको सपोर्ट करता है, फिर डिफरेंट किस्म के अवेयरनेस सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको बताना पड़ता है। उसमें से ब्लैक शीप आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। उन ब्लैक शीप्स को आपको, अगर तो वो नहीं सुधरते तो उन ब्लैक शीप्स को पीछे करना पड़ता है। वो ब्लैक शीप्स कौन से हैं? जो जनरल मैनेजर फाइनेंस है, जब आपने अपना ऑर्गेनोग्राम बनाया और जब आपने स्ट्रक्चरिंग की, तो वो तो डिप्टी मैनेजर आ गया और आपने वहाँ पर रेकमेंड पोजीशन कर दी कि यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप 7 फर्म में से एक का होना चाहिए, इवन के फर्गूसन का होना चाहिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। तो वो एक ब्लैक शीप में आ जाता है। वो जो ब्लैक शीप हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को भरने नहीं देंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर कंसल्टेंट क्या करता है कि यार आप क्या करें कि 3 मंथ्स में आप देखें कि आपका आरओयू क्या है,
जो मैं चीज़ें इंप्लीमेंट करूंगा उसके बाद आप देखेंगे आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन इस चेंज मैनेजमेंट के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशन देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक एक हमारे फॉलोअरों की तरफ से भी एक क्वेश्चन था कि जो चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन का, इसका टेनोर क्या है? लेकिन इसका टीयर मिनिमम जो चेंज मैनेजमेंट है ना 1 ईयर रहती है। सेठ को तो इतना नहीं होता, वो तो कहते बस आओ और और जल्दी से हो, करो। जल्दी। हाँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने ना सेठ को भी समझाना होता है, कौन उसको कन्विंस करना होता है, उसको बताना होता है, उसको Logically, दिखाना हाँ। पड़ता है, उसको लॉजिक देनी पड़ती है, उसको उसके साथ भी सेशन लगाने पड़ते हैं। इस तरह जैसे क्या है कि अब बहुत सी ट्रेनिंग्स, एग्जेक्टिव ट्रेनिंग्स निकल आई हैं, लम्स करवा रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवा रही हैं, उनको क्या क्या मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स भी करवाएं, उनको भी ट्रेनिंग करवाएं कि यार आप जो बिज़नेस कर रहे थे और अब जो बिज़नेस के हालात हैं वो डिफरेंट हैं। अब आप जो खाते बना रहे थे जब ईआरपी पे करेंगे तो ईआरपी के आपको पता है कि ईआरपी में जब तक आप अपना एक परचेज नहीं ढलेंगे, एक इनवर्ट नहीं होगा तो उसका आउटवर्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि जब उसकी इन्वेंट्री, स्टॉक, चीज़ें, उसको लेवल, जब सब चीज़ें ठीक नज़र आ रही होंगी तो वो आपकी हर लॉजिक को समझेगा, और उसकी जब आपकी लॉजिक काम आ रही होगी ना तो उसको भी समझ आ रही होगी। लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये आहिस्ता 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 चल रहा होता है। यकदम आप इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ भी आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़ीशान, जब हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं इदारों में तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट जनरेशन्स के साथ काम करते हैं। कुछ जनरेशन्स हैं उनमें एक्सेप्टेबिलिटी है, और कुछ जनरेशन है वो फिर आपके स्टेटस को कुछ चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा होता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा एक्शन प्लान होना चाहिए कि जो कि सबके लिए एक जैसा हो? अगर एक बंदा रजिस्ट कर रहा है तो क्या उसका एग्जिट प्लान करना चाहिए या काउंसलिंग सेशन उसके साथ रख के उसको समझाना चाहिए कि यार देखो ये चेंज है, ये चेंज तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी टूल्स के लिए तुम्हें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? यानी एक्शन प्लान तो ये होना चाहिए, काउंसलिंग सेशन सबसे पहले। एचआर में ये ज़रूर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि इनका एग्जिट प्लान बना लें, ज़्यादातर ऐसा हो रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग प्लान्स के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जब तक ये फील नहीं ना होगा कि मैं बेहतर आ रहा हूँ, मेरी नॉलेज में बेहतरी आ रही है, मेरी चीज़ में बेहतरी है, मेरे काम में बेहतरी है, जो मैं 10 साल पहले सोचता था अब ये मेरे अंदर चेंज लाया है, तब तक वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। जब उसको अपने अंदर चेंजिंग अवेयरनेस और ट्रेनिंग के बाद आ रही होंगी तो वो अडॉप्ट कर लेगा। फिर इसमें जो ब्लैक शीप है वो कभी नहीं करेगा। उसके लिए आपको एग्जिस्ट प्लान बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। ज़ीशान, यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। बड़ा अच्छा लगा तुमसे Thank बात you. करके। थैंक यू। Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।